कैसे किया जाए, साथ साथ में विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बराबर। तो विद्युत क्षेत्र को मैं विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं से प्रदर्शित कर सकता हूं, यानी कि किसी आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र का चित्र बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रेखाएं खींचनी होगी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं क्या है। तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं विद्युत क्षेत्र का चित्र या चित्रात्मक प्रदर्शन ठीक है। अब उसे किस प्रकार बनाया जाए या कौन से आवेश में से कैसे बनाया जाए, ये लिखते हैं। ठीक है, तो किसी आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र उस आवेश को केंद्र बनाकर बाहर या अंदर की ओर सुरेखा से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये पहला नियम देखा हमने कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसी एक आवेश के आसपास में किस प्रकार दिखा सकता हूं। अब सवाल उठता ये है कि धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार है, तो अब बाहर कैसे खींचा जाए या अंदर कैसे खींचा जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी नियम है कि मान लीजिए मेरे पास धनावेश है। ठीक है, तो ये मान लो केंद्र बना दिया और इसके अंदर हम रख देते हैं एक धनावेश। ये हो गया धनावेश, है ना। अब इसके अंदर से मुझे विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं खींचनी है, तो नियम ये कहता है कि ये विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं हमेशा बाहर की ओर चलेंगी। ठीक है, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किस ओर निकलती है, तो क्या भाई बाहर की ओर निकलती है। चलिए, तो इसे हम बाहर खींचते हैं इस प्रकार, बराबर। वैसा हम हर एक दिशा में प्रदर्शित करेंगे।
चलिए, तो ये हो गया हमारा चित्र तैयार। ये है धनावेश, और धनावेश के आसपास इस प्रकार विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं बाहर की ओर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हुई रेखाएं दिखाई जाती है। ठीक है, तो अब मैं ऋणावेश बना देता हूं। ये हो गया मेरा ऋण आवेश, और इसके अंदर जाती हुई रेखाएं हमें दिखानी होगी। चलिए, आप इसको पूरा कर लेना, मैं यहाँ रफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार अन्य रेखाएं खींच देना। चलिए, तो ये है हमारा धनावेश की विद्युत रेखाएं। बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और ऋणावेश में अंदर की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं चलिए, ये हमने आम नियम बता दिया धनावेश से विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बनता है और ऋणावेश से। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्रीय नियमित या अनियमित, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिक और कहाँ कम होती है, ये भी समझते हैं। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं नजदीक नजदीक में दिखाई जाए तो वो विद्युत क्षेत्र प्रबल है, और अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे से दूर है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र निर्बल है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे से नजदीक है तो वह
प्रबल विद्युत क्षेत्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, उसका उदाहरण भी मैं आपको समझाता हूं। और उसका उल्टा, यदि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं दूर दूर है या एक दूसरे से दूर है, तो वह उस क्षेत्र में या उस विस्तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, ऐसा प्रदर्शित करती है। इसके साथ मैं दूसरा एक सवाल ले लेता हूं कि यदि मुझे एक आवेश दिया जाए, मान लीजिए ये धनावेश है, और उसके अंदर से मैंने जैसे बताया इस प्रकार विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो कि मैं यदि आवेश से इस दूरी पर बात करूं, यहां पर मैंने डार्क लाइन बनाई है अभी, ठीक है, और इस दूरी पर बात करता हूं दूसरी बार, केस नंबर 1, और ये है मेरा केस नंबर 2, बराबर। अब सवाल ये है कि कौन से विस्तार में विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, विस्तार नंबर 1 के विस्तार नंबर 2? चलिए, कौन बताएगा? विस्तार नंबर 1। विस्तार नंबर 1। वेरी गुड, नंबर 1। खूब अच्छे, खूब अच्छे। अभी ऊपर ही हमने लिखा हुआ है कि यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे के नजदीक है तो वो क्या प्रदर्शित करेगी? प्रबल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा, क्योंकि इस विस्तार में विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे के नजदीक है मुकाबले दूसरे विस्तार के। दूसरे विस्तार में हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्रीय की रेखाओं के बीच में अंतर बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ से और जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने आगे ये विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं के मध्य अंतर बढ़ता जाएगा, और हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे विद्युत क्षेत्र निर्बल होता जाएगा। चलिए, तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखाई जाए, ठीक है, क्या करूंगा मैं? अब विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं को एक दूसरे के समांतर दिखा रहा हूं। यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो वह समान, बराबर, जिसे यूनिफॉर्म भी कहा जाता है,
या नियमित विद्युत क्षेत्र। चलिए बच्चों, इतना पता चल गया नियमित विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे। तो अब उसका एक चित्र बना देते हैं। लवकुश गेस्ट आईडी से जुड़ा है, गलत बात है। बार बार सूचना देने पर भी कोई ना कोई प्रत्येक क्लास के अंदर गेस्ट आईडी से ही जुड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र, बराबर। तो ये किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र है? ये है हमारा समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ से ये कह सकते हो कि यहाँ पे कोई धनावेश होगा और यहाँ पे ऋणावेश होगा, बराबर, क्योंकि अब उसकी मैं दिशा लिखने जा रहा हूँ और दूसरी एक अभिलक्षण या लाक्षणिकता। चलिए तो पहले लिखते हैं इसके नीचे कि समांतर विद्युत क्षेत्रीय रेखा है, तो ये क्या है हमारा समान विद्युत क्षेत्र या नियमित विद्युत क्षेत्र, बराबर। इसका उल्टा, यानी कि यदि रेखाओं के बीच में दूरी जो है वो अनियमित है, यानी कि बदलती है लगातार, तो वो अनियमित विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। यदि विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं के बीच में दूरी नहीं बदलती है, दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं देख सकते हो आप, प्रत्येक जगह कैसी है, एक समान है, बराबर। अगर ये दूरी बदल जाती, ठीक है, तो वो क्या कहलाता? तो वो कहा जाता है अनियमित विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब सवाल ऐसा पूछा जा चुका है कुछ सेट में कि एकल आवेश द्वारा किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र निर्माण होता है। सवाल फिर से है आपके लिए कि एकल आवेश द्वारा किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, नियमित, अनियमित या फिर अन्य कोई, या कोई भी नहीं। चलिए कौन बताएगा उत्तर? नियमित। नियमित। एकल आवेश द्वारा। चलिए उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं। उत्तर सही है या गलत ये नहीं कहूंगा, अन्य विद्यार्थियों की भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एकल आवेश है, ठीक है, हाँ या ना? और एकल आवेश की रेखाएं हम बाहर या अंदर की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो अब ये जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ, ये नियमित है कि अनियमित, ये बताइए। अनियमित। अनियमित होगा, 100% सही उत्तर। क्योंकि किसी एक आवेश से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं इस प्रकार नहीं खींच सकते, ऐसे केंद्र बदल गया है ना।
तो अब ये विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं इसे केंद्र बनाकर प्रत्येक दिशा में हमें खींचनी होगी। अगर ऐसा करते हैं तो आपने देखा कि जितना आवेश के नजदीक रहोगे उतना विद्युत क्षेत्र प्रबल और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसा पड़ता जाएगा, हल्का पड़ता जाएगा। और इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अनियमित होता है ना। तो इस वजह से एकल आवेश द्वारा हमेशा याद रखिए कि कैसा विद्युत क्षेत्र निर्माण होता है, अनियमित। चलिए समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सर चलिए तो यहाँ पे फिर से चित्र जो मिटा दिया है उसे बना देता हूं मैं। ये आपको याद रहे इसके लिए जरूरी है। ये हमारा प्रभावी क्षेत्र नंबर 1 बराबर, और दूसरा क्षेत्र ये रहा क्षेत्र नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं ये कैसा क्षेत्र है, अनियमित विद्युत क्षेत्र। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज भी लिख देते हैं कि हमेशा एकल आवेश द्वारा ठीक है, हमेशा कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अनियमित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, जैसा मैंने अभी बताया कि हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो उसे नोट डाउन करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से शुरू होकर प्रत्येक बिंदु पर ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, ये पॉइंट दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको कि ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं उसकी दिशा मैंने सटीकता से लिखा हुआ है। क्यों, ये भी आपको समझना होगा कि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी समझने लायक है कि धनावेश से होकर वो ऋणावेश की ओर होगा। ये कोई भी बता सकता है, परंतु जो अगला पॉइंट हमें लेना है उसके लिए बीच की चीजें मैंने लिखी हुई है कि प्रत्येक बिंदु पर, है ना, किसी भी कोई भी बिंदु इसके बीच का ऐसा नहीं होगा जहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि इसकी दिशा बदल गई। बदल गई का मतलब कि जहां से वो शुरू होकर निकल कर जाएगा तो वो प्रत्येक बिंदु पर एक ही दिशा प्रदर्शित करता है। यहां से ये चीज साफ हो जाती है, बराबर। अब सवाल उठता है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश के बीच में मुझे अगर विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है तो मैं किस प्रकार करूं। जैसे कि ये धनावेश है और दूसरा ये ऋणावेश है, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र मुझे प्रदर्शित करना है
तो मैंने जैसा कहा कि धनावेश से ऋणावेश की ओर है, बराबर। परंतु अब अन्य बिंदुओं की बात करूं तो वैसे तो देखा जाए तो हमने ऐसे ड्रॉ किया था, तो अब ये यहां से सीधा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकलती ओर और फिर अचानक बदल के ऋणावेश की ओर, उसी प्रकार ऐसे, है ना, उसी प्रकार ऐसे। तो क्या ये विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं का चित्र मुमकिन है या नहीं, या फिर क्या ये चित्र सही है या गलत, ये हमें तय करना है। इसके अलावा मैं क्या चित्र बना सकता हूं ये भी देख लो। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, मैं ऐसे भी कर सकता था, इस प्रकार ज्वाइन कर सकता हूं इसे। सही है गलत बच्चों? क्या हम इस प्रकार विद्युत क्षेत्र नहीं बता सकते? बता सकते हैं या नहीं? बता सकते हैं। हाँ सर। पर कभी भी ऐसे चित्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो क्यों ऐसा नहीं होता है? ठीक है, चलिए तो उसका पहले उत्तर बता देता हूं। तो आप इस प्रकार के चित्र बनाकर ये नहीं बता सकते कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ने अपनी दिशा क्यों बदल दी, यहां से, है ना। और यहां पे विद्युत क्षेत्र ऐसे भी कहा जाएगा और ऐसे भी कहा जाएगा, दोनों ही दिशाएं उसकी सही है। और मैं मात्र उसी बिंदु की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र यहाँ पे जा रहा था और अब ये अचानक से यहाँ जाने लगा। तो किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो संभवित हो जाती है यहाँ पर, अगर ऐसा चित्र बनाते हैं तो। उसी प्रकार ये बिंदु की बात करो, ये बिंदु की बात करो, यहाँ पर बात करते हैं अगर, उसी प्रकार यहाँ बात करते हो, तो कॉर्नर पर यानी कि एज वाली कोई भी आप भौमितिक चित्र ले लो तो वहां पर ये समस्या अवश्य आएगी कि भाई आपने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्यों बदल दी अचानक, और किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो गई, दो। और ये कभी संभव नहीं है। हमने क्या बोला कि प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश की ओर ही जाएगी, यानी कि उसकी दिशा हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में वक्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि वक्र की दिशा प्रत्येक बिंदु पर एक ही होती है, ठीक है। तो ये रीजन की वजह से हम हमेशा वक्र बनाते हैं विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं को, ठीक है। चलिए तो अब उसे हल करते हैं कि वाकई में क्या ये संभव है या नहीं, इसे देखते हैं। चलिए यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कोई चित्र नहीं है, तो ऐसे ही बना देता हूँ। ये है मेरा धनावेश और ये हो गया ऋणावेश, ठीक है। तो एक रेखा तो सीधी सीधी जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट अन्य रेखाएं की बात करें तो इस प्रकार ये वक्र बनेगा। चलिए तो अब यहां से हम समझते हैं कि मान लीजिए ये धनावेश और यहाँ पे ऋणावेश है, ये वक्र बना दिया हमने, ठीक है।
अब इस वक्र पर किसी भी बिंदु पर मैं दिशा ज्ञात करने की कोशिश करूं, जैसे मान लेते हैं इस बिंदु की बात कर रहे हो आप, ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो उत्तर क्या आएगा, कौन बताएगा? चलो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मुझे किस प्रकार मिल सकती है? ऋण आवेश की ओर। वो तो सही है, ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश की ओर ही जाएगा, पर मैं किसी एक ही बिंदु की बात कर रहा हूं, तो उस पर मुझे कैसे मिलेगी? कौन बताएगा? किसी भी वक्र पर अगर मुझे दिशा जाननी है उस बिंदु पर, तो क्या करना पड़ता है? कौन बताएगा इस बिंदु पर क्या दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा? या विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए मुझे उस बिंदु का क्या करना पड़ेगा यार? चलो मान लेते हैं ये दूसरा वक्र है, बराबर, तो इस बिंदु पर मुझे दिशा जाननी है, या इस बिंदु पर दिशा जाननी है, या इस बिंदु पर दिशा जाननी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर उस बिंदु पर किरण खींचना। क्या? सर किरण खींचना पड़ेगा ना। क्या खींचना पड़ेगा? किरण किरण रेखा। हाँ सही है, पर गणित की भाषा में उसे हम स्पर्शक कहते हैं, टेंजेंट, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस प्रकार टेंजेंट खींच दूंगा, और ये दिशा मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, बराबर। और दूसरी बात ये होती है कि सर यहाँ पे हम स्पर्शक तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं और इस प्रकार भी लगा सकते हैं, तो उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत होगा कैसे पता चलेगा? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर होता है, तो स्पर्शक हमेशा वक्र की दिशा को ही फॉलो करता है। तो हमारा वक्र इस दिशा में जा रहा है तो स्पर्शक भी उसी दिशा में लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए मुझे नीचे दिखाए हुए किसी बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी होती, तो मैं क्या करता, तो मैं इस बिंदु पर उसकी दिशा में अर्थ है कि वक्र की दिशा में स्पर्शक खींचता, और इस दिशा में मुझे क्या मिल जाता, विद्युत क्षेत्र मिल जाता। तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमेशा वक्र पर किस प्रकार पाई जाती है, तो उस बिंदु पर स्पर्शक लगाकर पाई जाती है, ठीक है। चल तो इसे लिखते हैं और अंतिम जो लाक्षणिकता है वो भी हल करते हैं, समझते हैं, और विद्युत क्षेत्र की पूर्णाहुति हो जाएगी। चलिए तो अब किसी दो आवेश के मध्य विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं चित्र अनुसार वक्र द्वारा बनाई जाती है या प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो अब ये वक्र या विद्युत क्षेत्र की दूसरी परिभाषा लिख रहा हूं, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को याद करना होगा, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में किसी से पूछूंगा चलो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताओ, ठीक है। तो पहली परिभाषा हम देख चुके हैं और ये दूसरी परिभाषा है, बराबर। पहली परिभाषा हमने वह देखी थी कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र,
ठीक है, जहां पर या जिसके अंदर वह अन्य आवेश का बल अनुभव कर सकता है या अन्य आवेश पर बल आरोपित कर सकता है, उस क्षेत्र को या उस प्रभावी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं को या विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसकी परिभाषा लिख रहा हूं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं या विद्युत क्षेत्रीय वक्र किसी आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र में बनाया गया ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों? कौन बताएगा? यहां से क्या लिख सकता हूं मैं आगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या? धन आवेश से ऋण आवेश की होगी। नहीं, थोड़ा सा गलत। जिसके प्रत्येक बिंदु पर दिशा उस बिंदु पर बनाए गए स्पर्शक स्पर्शक की दिशा में होती हैं। ठीक है, इसी के लिए मैंने कहा था बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? विद्युत क्षेत्र की कर रहे हैं, पर विद्युत क्षेत्रीय वक्र की कर रहे थे। ठीक है, वो तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, जो आगे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अब हम किसकी बात करें? विद्युत क्षेत्रीय वक्र की। तो किस प्रकार वक्र बनाएंगे हम? तो विद्युत क्षेत्र के अंदर हम वक्र उस प्रकार बनाएंगे जिससे क्या हो कि प्रत्येक बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की कोशिश करूं तो वो हमेशा मुझे किस बिंदु पर किस दिशा में मिले? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर बनाए गए स्पर्शक की दिशा में ही होता है। और उत्तर इसी प्रकार दिया जाता है बच्चों। धनावेश से ऋणावेश तो केवल और केवल सामान्य परिस्थितियों में उत्तर दिया जाता है, परंतु अगर दो आवेश है तो उसके अवकाश में, यानी कि उसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे कि मान लीजिए आवेश है तो उसके आसपास प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो उस प्रत्येक बिंदु पर हम इस प्रकार वक्र द्वारा क्या प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं, जो किसी निश्चित दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे दूसरे आवेश की उपस्थिति है, बराबर। धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। तो उस दिशा में उसे पहुंचाने के लिए हमें वक्र का निर्माण करना पड़ता है, जो हमने अभी देखा। और वक्र अगर बनता है तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि प्रत्येक बिंदु पर दिशा एक और मात्र एक ही रहनी चाहिए, दो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? वक्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि वक्र ही एक ऐसा भौमितिक चित्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर दिशा हमें एक ही मिलती है। तो यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि विद्युत क्षेत्र किसी वक्र के बिंदु पर हमेशा उसके स्पर्शक की दिशा में होता है और उसकी दिशा केवल एक ही होती है। चलिए, ये साफ हो गया बच्चों, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो ये विद्युत क्षेत्र की दूसरी परिभाषा थी। अब एक अंतिम विधान लिखकर मैं आज के लेक्चर को समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, आगे आपका शायद इंग्लिश का लेक्चर भी होगा।
अजय, चलिए तो हमने स्पर्शक की दिशा में लिख दिया और अब लिखते हैं कि दो क्षेत्रीय रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, यानी कभी भी मैं किसी दो विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई नहीं दिखा सकता, है ना। यानी कि वो हमेशा एक दूसरे से भिन्न ही रहती है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे से क्या रहती है, भिन्न रहती है, अलग अलग ही रहती है। ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु पर वो क्षेत्रीय रेखाएं मिल जाएं। चलिए, तो अगर ऐसा हो तो क्या हो। ठीक है, मान, अरे यार क्या हो गया इसे, मान लेते ऐसा होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं इस प्रकार एक दूसरे को काट देती है यहां पर। तो इस बिंदु पर फिर से क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं डबल हो जाएंगी। डबल यानी कि दिशा, जैसे यहाँ पे भी स्पर्शक लगा सकता हूं और यहाँ पे भी स्पर्शक लगा सकता हूं। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर दो दिशाएं धारण नहीं कर सकता, उसकी दिशा केवल एक ही होनी चाहिए। बराबर, अगर ये काट लेती है एक दूसरे को किसी बिंदु पर, वो प्रतिच्छेदित हो जाती है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो जाती है, दो, और जो कभी भी संभव नहीं है। चलिए बच्चों, पता चला विद्युत क्षेत्र की रेखाओं द्वारा विद्युत क्षेत्र जो निर्माण होगा, या फिर कभी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी होगी, एक और मात्रा एक के एक से अन्य एक होगी सर। केवल एक और मात्रा एक। दो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखते हैं, प्रत्येक बिंदु पर एक और मात्र एक ही होती है। यदि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को भेदती है या काटती है, तो उस काटन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं
दोनों वक्र की ओर होती है। और क्या ये संभव है? जो संभव नहीं है। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे ऐसा चित्र बना देने का, ऐसा, ये है गया काटन बिंदु, और यहाँ पे वक्र की दिशाएं बना देने की इस प्रकार, एक ये वक्र और एक ये वक्र, बराबर। तो जो संभव नहीं है। चलिए, तो पता चल गया बच्चों, हाँ या ना? अब आपकी क्लास सर। यहाँ पर खत्म होती है और अब आप अपनी इंग्लिश की क्लास में जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। सर पीडीएफ इसकी भेज देना। हाँ, भेज दूंगा बेटा। सर इससे पहले वाली की भी नहीं भेजी थी, परसों वाली। क्या हुआ बेटा? परसों वाली पीडीएफ भी नहीं भेजी।